देर में अपडेट होता है। वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट और आप सभी का एक बार फिर से स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग रिवीजन करने जा रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का, जो कि आपकी यूनिट 1 है सिलेबस की, जनरल पेपर 1 की। तो इसमें थोड़ा सा हम लोग इसको इस तरीके से पढ़ेंगे कि आप लोगों के रिवीजन भी हो जाए, और इसके साथ साथ हम लोग इसकी एक पूरी सीरीज आएगी, लाइक आज की फर्स्ट क्लास है, इसके बाद एक और क्लास आएगी जिसमें हम टीचिंग एप्टीट्यूड के 100+ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो उससे आप लोगों के जो टीचिंग एप्टीट्यूड के जो ऑलमोस्ट 7 क्वेश्चन आते हैं वो ऑलमोस्ट 7 क्वेश्चन राइट होंगे, क्योंकि ये यूनिट जो है आपको पता है कि इंटीग्रेटेड करती है किस यूनिट से भी, जो आपकी यूनिट 4 है, कम्युनिकेशन और टीचिंग एप्टीट्यूड के मिलाकर भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और इसी तरह से यूनिट 4 के बाद में यूनिट 10 जो है हायर एजुकेशन, ठीक है, इन दोनों से भी ये यूनिट कनेक्ट करती है। तो और कुल मिलाकर के इस यूनिट में से हमको ऑलमोस्ट 7 to 8 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये यूनिट हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। इस यूनिट को मैं आगे पढ़ाऊँ उससे पहले हम इस यूनिट का सिलेबस डिस्कस करेंगे, और इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है इस पर्टिकुलर यूनिट से पूछे जाते हैं, और आप लोगों को इस यूनिट को किस तरह से अप्रोच करना है, ठीक है। चलिए, अगर मैं इसके सिलेबस की बात करूँ तो इसका जो सिलेबस है गाइस, ध्यान से देखिएगा, ये है आपका सिलेबस, ठीक है। तो अगर हम टीचिंग एप्टीट्यूड के सिलेबस की बात करें तो ये पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस है, ठीक है। अब टीचिंग एप्टीट्यूड के सिलेबस में ठीक है गाइस, ये है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, यूनिट 1। इसके सिलेबस में अगर आप देखें तो आप किन किन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे और किन चीज़ों से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि टीचिंग एप्टीट्यूड से जो क्वेश्चन आते हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। पहला पार्ट जो है वो आपका आता है, अगर पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड जो है, अगर वो पूरी आपकी एक यूनिट है तो उस यूनिट में सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से नहीं आते, यानी कि चूंकि आप एनटीए नेट का एग्जाम दे रहे हैं जिसके बाद में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर का काम ही टीच करना होता है, इसलिए वो आप लोगों का टीचिंग एप्टीट्यूड यहाँ पे देखेंगे। तो एज ए टीचर वो बहुत सारे एप्टीट्यूड आपके अंदर चेक करेंगे। तो बहुत सारे 2 से 3 क्वेश्चन आपकी टीचर के कैरेक्टरिस्टिक्स है, आप क्लास को कैसे मैनेज करेंगे, उससे लर्नर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन आते हैं जो आप कॉमन सेंस के बिहाफ पे भी सॉल्व कर सकते हो, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सिलेबस में इन डेप्थ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन का नंबर होता है ऑलमोस्ट 40%। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेंगे। डेफिनेटली आज की क्लास में हम सारे कंसेप्ट पढ़ने के बाद में, इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी डेफिनेटली उसमें सारे ही तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो बस आप लोग इसको एज अ रिविजन क्लास देखेगा, ठीक है। मैं इसमें बहुत इन डेप्थ नहीं पढ़ाऊंगी, लेकिन हर एक कॉन्सेप्ट का आपको एक आइडिया दे दूंगी ताकि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है, तो आप उन क्वेश्चंस को बना पाए। चलिए, 40% क्वेश्चन जो है आपके जनरल क्वेश्चन होते हैं, जो आप एज अ टीचर वो आपसे पूछते हैं कि अगर आप टीचर के फॉर्म में अगर स्कूल में पढ़ा रहे हैं या कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, तो किस तरीके से पढ़ाएंगे, ठीक है। और दूसरा जो इसका पोर्शन आता है अराउंड 60%, ठीक है, 60% के अराउंड आता है आपका कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आते हैं। बिलीव मी गाइज, ये वन ऑफ द इजीएस्ट यूनिट है, ठीक है। अगर आपने ये सर्टेन टॉपिक कर लिए तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे है ना, अगर पहले तो मैं इस वाले टॉपिक की बात कर लेती हूँ कि ये वाला टॉपिक आपका कैसे प्रिपेयर होगा। गाइज, अगर आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग अच्छी है टीचिंग को लेकर के, स्टूडेंट्स को लेकर के, लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक को लेकर, तो बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे से बन जाएंगे। अगर नहीं है तो भी अगर आप एक बार गो थ्रू करेंगे, केवीएस मदान की बुक में इन सबके कैरेक्टरिस्टिक दिए हुए हैं, तो एक बार अगर आप ऊपर ऊपर भी देखेंगे तो चीज़ें आप लोगों के लिए क्या हो जाएगी, हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। चलिए, होपफुली आप लोगों को मेरी सारी बातें समझ आ रही होगी, ठीक है। आपको जहाँ पे जो समझ नहीं आया आप नीचे चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे, ताकि मैं आप लोगों की क्वेरी को सॉल्व कर सकूं, राइट। चलिए, अब इसमें जो जो टॉपिक है जिन पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है इस वाले पोर्शन के लिए, वो है लेवल्स ऑफ टीचिंग। यानी कि लेवल्स ऑफ टीचिंग से आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बनते हैं। मैं
टीचिंग एप्टीट्यूड का जो अभी रिसेंट में जितने भी टॉपिक आ रहे हैं वो सब भी डिस्कस करूंगी गाइस, बने रहिएगा साथ में। चलिए, तो यहाँ पे आज तक ना लेवल्स ऑफ टीचिंग से क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो ये टॉपिक जो है जिसमें आपको लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मेमोरी अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल देखना है, डेफिनेटली ये वाला टॉपिक हमको अच्छे से करना है। इसके बाद वाला टॉपिक जो है, यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वो कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं गाइस। डेफिनेटली अगर आपकी कॉमन सेंस लर्नर को लेकर के बहुत अच्छी है, टीचिंग को लेकर के बहुत अच्छी है, तो ये क्वेश्चन आप बिना पढ़े भी बना सकते हो। लेकिन अगर आप लोगों की इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो एक बार जस्ट गो थ्रू कर लेना, एक एक बार पढ़ लेंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें तो मैं अभी डिस्कस करने वाली हूँ। अगला जो है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, वो है आप लोगों का ये वाला टॉपिक, ठीक है, यानी कि टीचर सेंटर वर्सेस लर्नर सेंटर मेथड। ये हम लोगों को बहुत अच्छे से करना है। इसके अलावा ये मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग, मेथड्स टीचिंग की जो मेथड्स है हमको वो बहुत अच्छे से करना है। टीचर सेंट्रिक मेथड कौन सी है, लर्नर सेंटर्ड मेथड कौन सी है, मिक्स मेथड कौन सी है, तो ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बनता है। इसके अलावा जो है आपका ऑफलाइन और ऑनलाइन मेथड से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ऑनलाइन मेथड का क्वेश्चन आएगा, ये टॉपिक जो है जहाँ पे आपसे स्वयं प्रभा, मूक्स, इन सब के बारे में पूछा जाता है। ये टॉपिक जो है आपका 100% एग्जाम में आएगा, ठीक है। चलिए, तो होपफुली आप लोगों को समझ, इसके अलावा जो टॉपिक इसमें सिलेबस में मेंशन नहीं है लेकिन आते हैं एग्जाम में, वो सब मैं इस वीडियो लेक्चर में कवर कराने की कोशिश करूंगी। चलिए चलते हैं आगे की साइड, बढ़ते हैं कि क्या क्या होगा। डन। चलिए, तो ये है आपका सिलेबस। चलिए गाइस, हम लोग आगे बात करेंगे। आते हैं क्लास की तरफ। कहाँ गए हमारी क्लास, ये रही, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से आज की क्लास में टीचिंग एप्टीट्यूड इसका वन शॉट रिवीजन होगा, ठीक है। शिक्षण योग्यता के बारे में एक रिवीजन क्लास आप लोगों की एक तरह से हो जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कोशिश करूंगी कि थोड़ा बेसिक्स को भी टच करूँ ताकि आप लोग इन सब चीज़ों को बेसिक से समझ पाए। चलिए आइए, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहली बात होती है कि टीचिंग होती क्या है, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय टीचिंग, ठीक है। ये बात आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर शिक्षण होता क्या है, शिक्षक होते क्या है, करते क्या है, ठीक है। तो गाइस याद रखना है, शिक्षण या टीचिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक एक्सपर्ट ऑफ पर्टिकुलर सब्जेक्ट के द्वारा कुछ इन्फॉर्मेशन या नॉलेज दी जाती है, और दूसरे साइड में जो लर्नर होते हैं उस इंफॉर्मेशन को ग्रैब करते हैं, उसको सीखते हैं और अपने डेवलपमेंट को क्या करते हैं, सुनिश्चित करते हैं, अश्योर करते हैं, ठीक है। तो टीचिंग क्या है, बेसिकली एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ नॉलेज, इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं एक साइड से, जो कि थोड़ा एक्सपर्ट होता है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या पर्टिकुलर मैटर में, और उसको दिया जाता है जिसको उस चीज़ के बारे में पता नहीं। अगर आसान शब्दों में बात करें, ठीक है, टीचर जिसको नॉलेज होता है, लर्नर जिनको उतनी नॉलेज नहीं होती, तो नॉलेज का ट्रांसफर होना, ज्ञान का स्थानांतरण होना, किसके द्वारा, एक पर्सन का, एक एक्सपर्ट पर्सन का दूसरे जो उस चीज़ को नहीं जानते वहाँ तक, उस चीज़ को, इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, टीचिंग बोलते हैं। अब टीचिंग जो है बेसिकली क्या होता है, टीचिंग इज एन आर्ट एंड साइंस। टीचिंग क्या है, एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है। क्यों बोला कि शिक्षण जो है वो कला भी है और विज्ञान भी है। देखो, एक बात याद रखना, अगर आप बहुत सारी चीज़ें जानते हैं उसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप एक अच्छे टीचर भी होंगे। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होते हैं लेकिन स्टिल वो टीचिंग नहीं कर पाते। तो टीचिंग अपने आप में एक आर्ट है, अपनी बात को आप कितने अच्छे से रख पा रहे हैं, आप स्टूडेंट्स को कैसे समझ रहे हो, लर्नर की साइकोलॉजी क्या है, कौन सी बात उन तक पहुंच रही है, कौन सी बात उन तक नहीं पहुंच रही है, तो सारी की सारी चीज़ों को देखा जाता है कि टीचिंग जो है, इसलिए बोला जाता है आर्ट है, अपनी बात को जितना आपको आता है उसको खूबसूरती के साथ में रखना ताकि सामने वाले को वो बात समझ आ जाए। इस चीज़ के लिए वर्ड यूज करते हैं, टीचिंग इज अ टीचिंग इज एन आर्ट। तो शिक्षण क्या है, एक कला है, साथ साथ विज्ञान भी है, क्योंकि बहुत सारी टूल्स, टेक्निक्स, स्ट्रेटेजीज, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे लगाते हैं। बच्चों को कौन से तरीके से पढ़ाया जाएगा कि उनको समझ आएगा, किस तरह से उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट को अश्योर किया जाएगा, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें कही जाती है। तो होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा कि टीचिंग इज एन आर्ट एंड अ साइंस। शिक्षण जो है वो एक ज्ञान भी है और एक
शिक्षण जो है वो एक विज्ञान भी है और कला भी है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, जब आप टीचर बनोगे तो टीचर को किन दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो टीचर को सबसे पहले दो चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। एक तो टीचर का नॉलेज, जो कुछ वो पढ़ाने जा रहा है उसको लेकर के बहुत परफेक्ट होना चाहिए, यानी कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हो उस सब्जेक्ट में आप एक्सपर्ट होना चाहिए, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि एक टीचर अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होगा। ऑब्वियसली बात है, अगर आप टीचिंग कर रहे हैं किसी सब्जेक्ट को और अगर आपको सब्जेक्ट नहीं आता है तो आप कैसे समझाओगे सामने वाले को, है ना। तो अपने लर्नर को समझाओगे तब जब आपको खुद को आता होगा, ठीक है। तो नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। नंबर 1 नॉलेज। दूसरा है प्रोसेस ऑफ टीचिंग, यानी कि एक तो हो गया आपका नॉलेज, दूसरा है प्रोसेस ऑफ टीचिंग। आखिर आप किस तरीके से पढ़ाओगे, किस तरीके से आप पढ़ाओगे ये भी तो मैटर करता है ना। बात समझ आ रही है। क्या प्रक्रिया होगी, क्या प्रोसेस होगी, किस तरीके से आप एक पर्टिकुलर विषय को बच्चों तक पहुंचा पाओगे ताकि वो उस चीज की क्लैरिटी अपनी लाइफ में ला सके और उससे जो उनका डेवलपमेंट होना चाहिए, जिस एम से, जिस ऑब्जेक्टिव से हम उस चीज को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को वो समझ आ सके। तो डेफिनेटली प्रोसेस, यानी कि कौन सी मेथड से आप पढ़ाओगे, आपकी क्या प्रक्रिया रही है, आपको ज्ञान होना चाहिए आपके विषय का। तो ये दो चीजें एक टीचर में होना चाहिए। अगली बात करेंगे, क्या होता है एक वास्तविक कक्षा में शिक्षक को मैगजीम्स के रूप में। अब ये वर्ड मैगजीम्स क्या होता है गाइस, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया है मैगजीम्स। मैगजीम इज ऑल अबाउट जो जनरल प्रिंसिपल होते हैं टीचिंग के। जब आप टीचर हो और आप क्लास में पढ़ाने जाएंगे, तो क्लास में पढ़ाने आप जा रहे हैं तो आपको शिक्षक के या टीचिंग के बेसिक प्रिंसिपल बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। लाइक आपको किस तरीके से अपनी बात की शुरुआत करनी है, किस तरीके से स्टार्टिंग का फेस क्लास का जाएगा, बीच में आपको बच्चों को किस तरह से मोटिवेट करना है। कोई बच्चा अगर नहीं सीख पा रहा है तो आप उसको अपने साथ कैसे लेके जाएंगे, कैसे आप बच्चों को इंगेजिंग लर्निंग के साथ में चीज़ों को लेकर के चलेंगे, आपकी लर्निंग किस तरह से इंगेज्ड रहेगी, बच्चे आपके साथ किस तरह से जुड़े रहेंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है इनके लिए ऑलरेडी प्रिंसिपल, जनरल प्रिंसिपल तय है, यानी कि सामान्य नियम, सामान्य सिद्धांत चलते हैं। तो एक टीचर को इन सारे मैगजीम्स की नॉलेज होना चाहिए कि आखिर शिक्षक शिक्षण करते कैसे, पढ़ाते कैसे, सिखाते कैसे, ठीक है। तो ये जो जनरल रूल्स है, इन रूल्स को हम बोलते हैं मैगजीम्स, ठीक है। तो आपको जब आप क्लास में पढ़ाएंगे तो इन मैगजीम्स की जानकारी होना चाहिए। तो होपफुली आपको समझ आ रहा होगा कि क्या बोलना चाह रही हूँ, ठीक है। क्या क्या टेक्निक्स यूज कर सकते हैं पढ़ाते वक्त, तो वो सारी चीजें जो है वो इसमें देखी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका टॉपिक है बेसिकली बोल रहा है कि बेसिक मॉडल ऑफ टीचिंग, यानी कि टीचिंग के बेसिक मॉडल कौन कौन से होते हैं, ठीक है। कि आखिर आप मॉडल, आप किस तरीके से बच्चों तक अपनी बात को पहुंचाओगे, ठीक है। तो बात को बच्चों को पहुंचाने के आधार पर मॉडल जो होता है कि किस तरह के बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है, उनके एक सर्टेन कैटेगरी है, सर्टेन मॉडल्स के थ्रू हम उन तरह के बच्चों को, कैटेगराइज बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो उस आधार पे मॉडल्स जो है वो आपके तीन प्रकार के, एक होता है पेडागोजी, एक होता है एंड्रागोजी और एक होता है ह्यूटेगोजी, ठीक है। घबराइए मत, नाम सुन करके काफी आसान है, समझाते हैं कि होते क्या। देखिए ठीक है। तो पेडागोजी को हिंदी में वो बोलते हैं शिक्षा शास्त्र। पेडागोजी में हम जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी लर्निंग को सुनिश्चित करते हैं यहाँ, यानी कि हम जब छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो वाली टीचिंग जो होती है उससे रिलेटेड जो टीचिंग के टेक्निक्स, रूल्स, रेगुलेशन होते हैं वो आपके होते हैं शिक्षा शास्त्र में, यानी कि पेडागोजी। और जब हम बात करेंगे एंड्रागोजी, आप है ना यहाँ पे कंफ्यूज मत हो गए, आप ए से याद रखना एंड्रागोजी, ए फॉर एंड्रागोजी और ए फॉर याद रखना अडल्ट, ठीक है। यानी कि जब आप अडल्ट को पढ़ाओगे तो जो अडल्ट को पढ़ाने की टेक्निक्स होती है, उनको पढ़ाने के जो मॉडल होते हैं उसको एंड्रागोजी कहा जाता है। हिंदी में इसको बोलते हैं वयस्क शिक्षा शास्त्र, ठीक है। बात समझ आ रही है। और लास्ट कैटेगरी है, एक और है ह्यूटेगोजी। ह्यूटेगोजी में जब कोई लर्नर नेक्स्ट लेवल पे हो लर्निंग के, यानी कि जैसे पीएचडी स्कॉलर हुए, ठीक है। पीएचडी के जो लर्नर्स है वो सेल्फ थिंकर होते हैं, सेल्फ रिफ्लेक्टिव करते हैं अपने जो कुछ भी अपने चीज़ें वो सीख रहे होते हैं उस चीज़ को, ठीक है। तो जो सेल्फ लर्नर होते हैं, सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, ऐसे लर्नर्स के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं हम, ये होते हैं सेल्फ लर्नर, ठीक है। सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड लर्नर होते हैं ये, इनको किसी को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे बड़े स्तर पे, जैसे आपको यूपीएससी करना है तो आप यूपीएससी पढ़ रहे हो तो ये सब चीज़ें आपके अंदर से आती, कोई आपको बोलेगा तभी करोगे, कोई ज़रूरी नहीं है,
तो इस चीज के लिए हम क्या बोलते हैं, ह्यूटागोजी। तो याद रखिएगा 3 तरह के मॉडल, पेडागोजी, एंड्रागोजी और ह्यूटागोजी। पेडागोजी बच्चों के लिए, एंड्रागोजी अडल्ट यानी कि वयस्क के लिए, और एक और चीज है ह्यूटागोजी जहाँ पे सेल्फ लर्निंग होती है, जहाँ पे सेल्फ डायरेक्शन की बात कही जाती है। होपफुली यहाँ तक समझ आ गया होगा। थोड़ा सा मैंने इसको हिंदी में भी यहाँ पे दिया है, तो अगर आप एक बार देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ये देखिए, शिक्षा शास्त्र जो बच्चों की शिक्षा की बात करता है, ठीक है। अगर बात करेंगे एंड्रागोजी जो वयस्क की शिक्षा की बात करता है, और ह्यूटागोजी जो स्वनिर्देशित शिक्षण होता है, यानी कि सेल्फ डायरेक्टेड टीचिंग जो होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूटागोजी, राइट। ओके, वेरी गुड। लेट्स गो अहेड, बात करते हैं पीछे की साइड में, मतलब यहाँ पे इन तीनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से हम लोगों को पढ़ना है, वेरी वेरी आईएमपी है गाइस, ठीक है। यहाँ से आप लोगों को आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। एक मिनट गाइस, कहाँ चला गया भाई, चलिए, यस, चलिए। तो अब अगर हम आगे बात करेंगे तो ये दिखना है कि आपको पेडागोजी, एंड्रागोजी और ह्यूटागोजी के बीच में कंपैरिजन पता होना चाहिए। क्या होता है इनमें कंपैरिजन, देखिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें। गाइज आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा, तो जब आपको रिवीजन करना हो तो चीज़ें आप लोगों के लिए आसान रहेगी। चलिए देखते हैं सबसे पहले कि क्या होता है पेडागोजी, एंड्रागोजी और ह्यूटागोजी में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि यहाँ पे जो पेडागोजी होती है, जो छोटे बच्चों को आप सिखा रहे हो, तो उसमें उनकी डिपेंडेंस किस पे होती है। तो याद रखना, छोटे बच्चे जो होते हैं, लर्नर यहाँ पे डिपेंडेंट होगा किसके ऊपर, टीचर के ऊपर, है ना। जो छोटे बच्चे होते हैं, है ना, 1st to 5th 7th 8th, वो सारा टोटली अपने टीचर के ऊपर डिपेंड होते हैं अपनी लर्निंग के लिए, ठीक है। तो ये बात याद रखना, यहाँ पे कौन मेन रोल प्ले करता है, टीचर रोल प्ले करता है मेन, ठीक है। तो ये लर्नर जो है वो पूरी तरह से टीचर पे डिपेंड होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, एंड्रागोजी में अडल्ट आर इंडिपेंडेंट। देखिए जब एंड्रागोजी अडल्ट वयस्क यानी कि अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम पूरी तरह से टीचर पे डिपेंड नहीं है, हम अपना माइंड भी लगाएंगे। अगर टीचर कुछ पढ़ा रहा है, अगर आपको उनकी कोई बात समझ नहीं आ रही, तो आप खुद भी सेल्फ रिसर्च भी करते हैं, गूगल भी करेंगे, किताब में भी देखेंगे, इधर उधर से भी चीज़ों को रेफर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अडल्ट जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, यानी कि पूरा तरह से टीचर पे डिपेंड नहीं होता है, ठीक है। नहीं होता है तो नहीं होता है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ह्यूटागोजी देख लेते हैं। ह्यूटागोजी में अगेन लर्नर इंडिपेंडेंट होता है, वो तो खुद से ही सब कर लेता है, तो टीचर की उसको ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे भी लर्नर जो है वो इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो होता है पेडागोजी जो है वो टीचर ड्रिवन होती है, यानी कि टीचर ही सब कुछ करता है, और उसके बाद में टीचर पे चीज़ें सारी डिपेंड करती है, यानी कि टीचर ड्रिवन एंड कंट्रोल। यहाँ पे सारा कंट्रोल किसके हाथ में होता है, टीचर के हाथ में होता है। यहाँ पे कंट्रोल जो होता है दोनों के हाथ में होता है, कुछ टीचर के हाथ में होता है और कुछ अडल्ट के पास में होता है ना, दोनों के पास में कंट्रोल होता है। कुछ चीज़ें अगर टीचर को लग रही है वो डायरेक्ट कर रहा है, उसको सही नहीं लग रही है, तो बोल देगा कि ऐसे से आपको करना चाहिए, तो बच्चा उनकी बात को मानेगा। और कुछ चीज़ें अगर बच्चे को लग रही है कि नहीं ये नहीं करना चाहिए, इस तरीके से पढ़ूंगा तो ज़्यादा याद रहेगा, ठीक है, तो ये भी सही है। तो दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, एक दूसरे के कंट्रोल में रहते हैं। लाइक टीचर भी थोड़ा कंट्रोल फील करता है, स्टूडेंट भी थोड़ा कंट्रोल, पार्शली कंट्रोल होता है, ठीक है। लेट्स गो एंड बात करते हैं टीचर एंड लर्नर प्रोवाइडेड लर्नर नेगोशिएशन पाथ। यहाँ पे क्या होगा, जैसे सेल्फ डायरेक्शन है, तो बेसिकली यहाँ पे टीचर क्या करता है, सिर्फ वो दूर से पाथ बताता है कि आपको इस रास्ते पे जाना चाहिए, इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पीएचडी के लिए किसी बच्चे को गाइड करना है, तो अब आप बैठ के उसको पीएचडी का एबीसीडी सिखाएंगे नहीं, ठीक है। आप उसको बता दोगे कि भाई ये एग्जाम है, इसको क्वालिफाई करना है, और क्वालिफाई कर लोगे तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा, और यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा तो आपका पीएचडी हो जाएगा, वहाँ पे पढ़िएगा। तो अब आपने एक क्या बताया, बच्चे को एक पाथ बता दे कि ये रास्ता है, ठीक है। अब उस रास्ते पे चलना, उस रास्ते में आने वाली डिफिकल्टीज को फेस करना, एक्शन लेना, ये सारा काम जो है वो स्टूडेंट का होता है, ठीक है। चलिए तो आगे बात करेंगे हम लर्निंग रीजंस क्या होता है। यहाँ पे बच्चा नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए पढ़ता है, 1st से 2nd में जाने के लिए पढ़ेगा, 2nd से 3rd में, 3rd से 4th में। प्रोमोटिक साइकोलॉजी होती है बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ड्राइव टू इंक्रीज परफॉर्मेंस। यहाँ पे बच्चा चाहता है कि वो अच्छा परफॉर्म करे, है ना, उसकी परफॉर्मेंस में डे बाय डे इम्प्रूवमेंट हो, ताकि वो डेवलपमेंट
अपने डेवलपमेंट को क्या कर सके, अश्योर कर सके, है ना, आगे देख सके कि वो अपनी लाइफ में आगे किस तरह से ग्रो करेगा ये चीज़ें सीख करके। तो यहाँ पे क्या होता है, परफॉर्मेंस के ऊपर ज़्यादा फोकस होता है। और यहाँ पे होता है, यहाँ पे बेसिकली जब वो सेल्फ लर्नर है तो वो अपने पोटेंशियल को इन्हांस करना चाहता है अपनी लाइफ में, हर उस चीज़ को अचीव करना चाहता है वो जो कर सकता है, ठीक है। बात समझ आ रही है, मतलब यहाँ पे वो हाईएस्ट लेवल पे जो कुछ स्टूडेंट कर सकता है वो सब करना चाहता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे पोटेंशियल की बात होगी। अनप्लान्ड होता है, नॉन लीनियर होता है, अनप्लान्ड होता है, यानी कि जब सेल्फ डायरेक्टेड होता है तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्लानिंग यहाँ पे काम नहीं करती, ठीक है। थ्रू आउट द टाइम ट्रायल एंड एरर के थ्रू भी बच्चा यहाँ पे सीखता है, ठीक है, इसलिए अनप्लान्ड होता है। बाकी लर्निंग फोकस जो है, देखो ये सब्जेक्ट सेंटर होती है, क्योंकि आपको पता है छोटे बच्चों को हम सब्जेक्ट्स में ही सिखाते हैं, रूट लर्निंग यहाँ पे होती है, तो बेसिकली ये सब्जेक्ट सेंटर्ड होती है। यहाँ पे अगर बात करेंगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम सेंटर्ड होगी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम बच्चों को इस तरह से प्रिपेयर करते हैं कि वो आने वाली उसकी जीवन में जो भी समस्याएं आएंगी वो उनको सॉल्व कर सके, तो समस्या समाधान के लिए यहाँ पे पढ़ा जाता है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे प्रोएक्टिव एंड प्रॉब्लम ओरिएंटेड, तो अगेन सेल्फ लर्नर जो होते हैं या सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर जो होते हैं वो भी इसी तरीके से पढ़ना चाहते हैं, ताकि वो इस तरह से सीखना चाहते हैं कि वो सोसाइटी की वर्ल्ड लेवल पे जो कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स के सल्यूशन निकाल सके अपने लर्निंग के थ्रू, अपने नॉलेज के थ्रू, अपनी इंफॉर्मेशन के थ्रू, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें मोटिवेशन, बच्चों का मोटिवेशन एक्सटर्नल होता है, दूसरा होता है जो अडल्ट लर्नर होते हैं वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी कि उनके अंदर से आता है कि उनको सीखना चाहिए, ठीक है। बाहर को देख करके अगर वो मोटिवेटेड हो रहे तो अभी वो अडल्ट लर्नर नहीं है, अभी वो चाइल्ड लर्नर है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना आपका जो मोटिवेशन है वो इंटरनल होना चाहिए एज एन अडल्ट लर्नर। और इसके अलावा जो लास्ट वाला है आप लोगों का ह्यूटोकेजी में, वहाँ पे भी आपका सेल्फ एफिकेसी ओरिएंटेड होता है। सेल्फ एफिकेसी ओरिएंटेड यानी कि आप चाहते हैं कि जो कुछ आप सीख रहे हो उस पर आपका कंट्रोल हो, कि नहीं मुझे पता है मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर क्षमता है और मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये एटीट्यूड होता है सेल्फ एफिकेसी जिनकी हाई होती है उनका, ठीक है। तो जो सेल्फ डायरेक्टेड लोग होते हैं, जो सेल्फ लर्नर होते हैं, उनमें ये एटीट्यूड होता है, वो इसके लिए पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें ये आपको याद रखना है। होपफुली ये सारा टॉपिक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। एक और याद रखना है, यहाँ पे किस मेथड से पढ़ाया जाता है, यहाँ पे जिस मेथड से पढ़ाया जाता है वो होती है टीचर सेंट्रिक मेथड। यहाँ पे बच्चे के टीचर सेंट्रिक मेथड होती है, ठीक है। यहाँ पे बच्चा के लर्नर सेंटर्ड मेथड होती है। यहाँ पे हम लोग कौन सी मेथड से पढ़ाते हैं, लर्नर सेंट्रिक मेथड से। और यहाँ पे भी कौन सी मेथड होती है, लर्नर सेंट्रिक मेथड, यानी कि सारा कंट्रोल बच्चे के हाथ में होता है। यह सारी चीज़ें आप लोगों को याद रखना है। होपफुली समझ आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्लियर, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो कितने प्रकार की होती है इस बार, ठीक है। चलिए, चलिए आगे बात करेंगे हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बारे में। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो आपकी बेसिकली दो तरह की होती है, बाइपोलर और ट्राइपोलर, ठीक है। बाइपोलर की बात किसने की है, जॉन एडम्स ने। जॉन एडम्स कहते हैं कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है उसमें दो लोग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एक होता है टीचर और एक होता है चाइल्ड। यानी कि टीचर और चाइल्ड मेन रोल प्ले करते हैं किसी भी शिक्षण की प्रक्रिया में, ठीक है। शिक्षक अपनी तरफ से ज्ञान देता है और चाइल्ड जो है, बच्चा जो है या अडल्ट जो होते हैं उस ज्ञान को ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से द्विध्रुवीय प्रक्रिया होती है जिसमें एक कॉर्नर पे टीचर खड़ा होता है, दूसरे कॉर्नर पे चाइल्ड या लर्नर खड़ा होता है, ठीक है। तो द्विध्रुवी होने का मतलब क्या होता है, बाइपोलर, टीचर एंड चाइल्ड, इन दोनों के बीच की प्रक्रिया की बात कही गई है। दोनों रोल मेन प्ले करते हैं, ठीक है। किसने दिए, जॉन एडम्स ने। जॉन एडम्स के बाद अगर हम बात करेंगे आपकी जॉन डीवे की, जॉन डीवे बोलते हैं कि जो आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो ट्राइपोलर प्रोसेस है। ट्राइपोलर प्रोसेस का मतलब ये होता है कि इन्होंने बोला कि जो ट्राइपोलर प्रोसेस में इन्होंने बोला कि इसमें तीन लोग मेन रोल प्ले करते हैं, टीचर, स्टूडेंट, ठीक है,
और इसके अलावा एक और जो है आसपास का एनवायरनमेंट या सोसाइटी, ठीक है। इन तीनों से मिलकर के बच्चे की लर्निंग जो होती है वो सुनिश्चित होती है, ठीक है। बच्चा जिस सोसाइटी में, जिस समाज में, जिस एनवायरनमेंट में, जिस पर्यावरण में रहता है वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें सीखता है। तो उन्होंने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को 3 पार्ट में बताया। ट्राइपोलर, कौन, नंबर 1 टीचर, एक मिनट गाइस, नंबर 1 टीचर, नंबर 2 स्टूडेंट और नंबर 3 एनवायरनमेंट या सोसाइटी, ठीक है। या मीडियम भी इसको कहा जाता है, किस मीडियम के थ्रू बच्चा सीख रहा है, माध्यम भी इसको कहा जा सकता है, ठीक है। याद रखें ये ट्राइपोलर है, ठीक है। डन, टीचर, स्टूडेंट और एनवायरनमेंट या सोसाइटी, क्लियर। चलिए वेरी गुड, लेट्स गो अहेड, पीछे बात करते हैं हम लोग। जॉन रेवे ने बताया है, याद रखिएगा इनका नाम, ठीक है। कभी एग्जाम में आ जाए तो आप लोगों को पता होना चाहिए। इन्होंने बताया ट्राइपोलर प्रोसेस। ट्राइपोलर प्रोसेस कितने लोग, टीचर, स्टूडेंट और मीडियम। ओके वेरी गुड गाइस। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ये है आपका कि बिहेवियर ऑफ इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर, तो यानी कि क्या बिहेवियर होते हैं अगर आपको इफेक्टिव टीच करना है उसके लिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रभावी शिक्षण के जो प्रमुख व्यवहार है वो क्या क्या होने चाहिए, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है गाइज। आप लोग याद रखिएगा, एलिमिनेशन मेथड से आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। डेफिनेटली जब मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी तो वहाँ पे सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आएगी। चलिए आ जाते हैं। Based on the research conducted by T. Good and J. Brophy in 1987, there are 5 key behavior. कितने बिहेवियर है, 5 मेन व्यवहार है जो टीचिंग को इफेक्टिव बनाते हैं। नंबर 1 उन्होंने दिया लेसन क्लैरिटी। लेसन क्लैरिटी यानी कि एज अ टीचर आपको पता होना चाहिए कि आप क्लास में, कक्षा में क्या पढ़ाना चाह रहे हैं और उसको पढ़ाने वाला जो टॉपिक है उस टॉपिक की आपको क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए और उस लेसन को आप किस तरह से डिलीवर करेंगे उसको लेकर के आपके माइंड में बहुत अच्छे से क्लियर इमेज होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद आता है इंस्ट्रक्शनल वेराइटी। इंस्ट्रक्शनल वेराइटी का मतलब क्या होता है, इंस्ट्रक्शनल वेराइटी का मतलब आप किस तरीके से बच्चों को इंस्ट्रक्ट दोगे, ठीक है। आपका मेथड ऑफ टीचिंग क्या होगा, टेक्निक्स क्या होंगे, टूल्स क्या होंगे, किस तरह से आप बच्चों को पढ़ाएंगे, किस तरह से आप सिखाएंगे। तो ये चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आप लोगों को याद रखना है इंस्ट्रक्शनल वेराइटी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं आपका निर्देशात्मक वेराइटीज़ का मतलब होता है कि और कौन कौन से रिसोर्सेज जो है, कौन कौन से स्रोत जो है आप यूज़ करोगे, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं आगे। टीचर टास्क ओरिएंटेशन। टीचर टास्क ओरिएंटेशन का मतलब ये है कि टीचर किस किस तरह के टास्क के द्वारा बच्चों को सिखाएगा, ठीक है। टास्क इंपॉर्टेंट रखते हैं। टास्क मतलब किस किस तरीके से कौन कौन से काम दिए जाएंगे ताकि बच्चे की लर्निंग जो है उसको क्या किया जा सके, सुनिश्चित किया जा सके। नंबर 4 है इंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एज ए टीचर जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आपके पढ़ाने का तरीका इतना इफेक्टिव होना चाहिए कि क्लास में बैठा हर एक बच्चा आपके साथ में इंगेज रहे, लर्निंग प्रोसेस में इंगेज रहे, वो बोरियत फील ना करे। और इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि न केवल वो बोरियत फील ना करे बल्कि जिस तरीके से जो एम है उस टॉपिक को पढ़ाने का उसके सेंस को भी वो ग्रैब कर सके, ठीक है। तो एज अ टीचर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके बच्चों को वो सब उसी तरीके से समझ में आए जिस तरीके से आपको समझाना है और जिस तरीके से वो उसके आगे आने वाले जीवन में वो विषय काम में आएगा। और इसके लिए ये है कि बच्चा लर्निंग प्रोसेस से भटके नहीं, लर्निंग प्रोसेस से बोर ना हो, वो लर्निंग प्रोसेस में पूरी तरह से इन्वॉल्व रहे। तो उनको इन्वॉल्व रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे बात करते हैं हम स्टूडेंट सक्सेस रेट। यहाँ पे देखा जाता है स्टूडेंट सक्सेस रेट का मतलब ये है कि आपने क्या पढ़ाया और कितने बच्चों को वो समझ में आया, ठीक है, और कितने बच्चे उसको ग्रैब करके आगे बढ़ पाए। तो ये होता है आपका स्टूडेंट सक्सेस रेट। तो ये सब जो है वो की बिहेवियर है आपके किसके, शिक्षण के यानी कि टीचिंग के। तो आप लोगों को ये सारी बातें पता होना चाहिए। लेसन क्लैरिटी, इंस्ट्रक्शनल वेराइटी, टीचर टास्क ओरिएंटेशन, इंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस, स्टूडेंट सक्सेस रेट, ठीक है। होपफुली समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक जो है वो है आप लोगों का मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग अगेन वही वाली बात जो मैंने आप लोगों को समझाई थी।
मैक्सिम्स का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जनरल प्रिंसिपल होते हैं टीचिंग के, यानी कि बच्चों को आप किस तरह से पढ़ाएंगे, पढ़ाने के जो रूल्स और रेगुलेशन है, पढ़ाने के संबंधित जो नियम कानून है, उनको मैक्सिम्स कहा जाता है, जो पहले से फुल प्रूव्ड है, पहले से बहुत सारे टीचर जो पढ़ाते हैं उनके अनुभवों के आधार पे इसको क्या किया गया है, डिसाइड किया गया है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। याद रखिएगा, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग रेफर टू द टेक्निक्स ऑफ टीचिंग यूज्ड बाय द टीचर्स। ठीक है, याद रखना, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग रेफर्स टू द टेक्निक्स, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाएगा, उसके रूल्स रेगुलेशन जो है वो आपके क्या होते हैं, मैक्सिम्स होते हैं। मैक्सिम्स में आप लोगों को याद रखना है, ये देखो, मैक्सिम्स आर शॉर्ट स्टेटमेंट लाइक डायग्राम दैट आर ट्रीटेड एज जनरल रूल ऑफ कंडक्ट। ये बता दिया मैंने, क्या किसके तरह ट्रीट किया जाता है, जनरल रूल की तरह इसको क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है। होपफुली समझ आ रहा होगा आपको मेरी बात। चलते आगे। नंबर 2 बात याद रखना, ये यूनिवर्सल फैक्ट फाउंड बाय टीचर्स आफ्टर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ट्राइड एंड टेस्टेड प्रिंसिपल्स, यानी कि ये वो नियम है जो किसके द्वारा प्रूव है, बहुत सारे टीचर के अनुभवों के आधार पे ये फुल प्रूफ नियम है, जिसे आप बच्चों को टीच करोगे तो 100% आपको रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, तो ये नियम किस पे आधारित है, बहुत सारे शिक्षकों के अनुभवों के आधार पर आधारित नियम है, जिनको हम मैक्सिम्स कहते हैं। अगला है, दे एक्सिलरेटेड मोमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ये क्या करते हैं, आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को एक्सिलरेट कर देते हैं, यानी कि बढ़ा देते हैं, त्वरित कर देते हैं, यानी कि और ज़्यादा इफेक्टिव कर देते हैं। ठीक है, तो ये मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग है ना, उसके रिलेटेड कुछ बातें हैं। अब बताइए कि इम्पोर्टेंस क्या है मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग की, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चल जब हम इसके आगे बात करेंगे गाइस, आगे देखेंगे इसको, क्या महत्व है मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग का। ठीक है, शिक्षण के जो नियम कानून है उनका क्या महत्व है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात तो है, ये प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर देते हैं, यानी कि जो टीचिंग प्रोसेस है, टीचिंग शिक्षण की जो प्रक्रिया है उसको आसान कर देते हैं, नंबर 1। आगे बात याद रखिएगा आप लोगों को, जॉयफुल टीचिंग लर्निंग होती है, शिक्षण और अधिगम की जो प्रक्रिया है वो आनंददायक हो जाती है, मजा आता है, बच्चे बोर नहीं होते अगर आपको पहले से पता है कि आखिर पढ़ाते कैसे हैं। ठीक है, अगला है, अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट होता है क्लास में, बच्चे सीखने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है, अगला है आप लोगों का, पर्पसफुल टीचिंग होती है, यानी कि इधर उधर की बातें ना होकर के आखिर टीचिंग उस तरीके से होती है जो टीचिंग करने का उद्देश्य है। ठीक है, यानी कि आप बच्चों को उस तरीके से सिखा पाते हो जिस तरीके से सीखने के बाद बच्चे उससे अपने आप को डेवलप करेंगे, आगे बढ़ेंगे, यानी कि जो शिक्षण होता है वो उद्देश्यपूर्ण हो जाता है। आगे बात करेंगे, टू क्रिएट क्रिएटिविटी अमंग स्टूडेंट, और इसके अलावा अगर मैक्सिम्स को अगर फॉलो किया जाएगा तो बच्चे क्रिएटिव बनते हैं, संरचनात्मक बनते हैं। ठीक है, अगला है एनालिसिस एंड सिंथेसाइज बाय स्टूडेंट्स। ठीक है, छात्रों द्वारा विश्लेषण और संश्लेषण करना, यानी कि मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग के बाद में बच्चे एनालिसिस की पावर सीखते हैं, सिंथेसिस करना सीखते हैं, जो कि लर्निंग के हाईएस्ट ऑर्डर के चीज़ें हैं, यानी कि बच्चे हाई लेवल पे लर्निंग को परफॉर्म करते हैं, उनमें एनालिसिस की कैपेबिलिटी आती है, उनके अंदर सिंथेसाइज करने की कैपेबिलिटी आती है। ठीक है, टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड, बच्चों में साइंटिफिक एटीट्यूड होता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है। ठीक है, जन्म रहता है, लर्निंग बाय डूइंग होती है, यहाँ पे बच्चों को करके सिखाया जाता है, एक्टिविटी परफॉर्म करके बच्चा सीखेगा, ट्रायल एंड एरर के थ्रू सीखेगा। ठीक है, एक्टिविटी लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, क्रिएटिविटी के थ्रू सीखना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बच्चा सीखता है। ठीक है, तो ये सारी कुछ बातें हैं आपको इम्पोर्टेंस ऑफ मैगजीन्स में याद रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला क्या है बच्चों, अब आता है अगला टॉपिक जो कि है जनरल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, यानी कि जो टीचिंग है, शिक्षण है, उसके नॉर्मल सिद्धांत क्या है, सामान्य सिद्धांत क्या है। ठीक है, तो सामान्य सिद्धांत की जब हम बात करेंगे,
आप लोगों को याद होना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, यानी कि गतिविधि का सिद्धांत। जब भी आप टीचर एज अ टीचर क्लास में जाएंगे तो बच्चों को आपको एक्टिविटी के थ्रू सिखाना है, ठीक है। बच्चे कुछ ना कुछ चीज़ें एक्टिविटी सीखेंगे, कुछ ना कुछ चीज़ें वो खुद से एक्सपेरिमेंट करेंगे और फिर सीखेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी यानी कि करके सीखने का सिद्धांत, इसी को हम लर्निंग बाय डूइंग भी बोल सकते हैं कि बच्चा खुद करेगा और फिर सीखेगा, ठीक है। चलिए, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए, उसके रुचि या जो कुछ आप पढ़ा रहे हो उसमें उसका इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए, ठीक है। रुचि का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विथ लाइफ, यानी कि जो कुछ भी आप बच्चे को पढ़ा रहे हो वो अपने दैनिक जीवन से जोड़ सके, डे टू डे लाइफ में उस चीज़ को समझ सके और उसका उपयोग कर सके, ठीक है। आगे अगर हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट एम, इसका मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट एम